10वीं साइंस अध्याय 1 आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं साइंस का चैप्टर 1। अध्याय का नाम है जीवों का विकास। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले कौन से जीव आए थे, इसके बाद कैसे उनका विकास हुआ और आज मनुष्य तन तक पहुँचते पहुँचते मनुष्यता तक पहुँचते पहुँचते क्या क्या चेंजेस आई, किसने खोजा, किसने विकास का सिद्धांत दिया, सारी चीज़ों के बारे में आज पढ़ेंगे। तो लगे रहना। पृथ्वी में बहुत सारे जीवों के जीवाश्म मिलते हैं। जीवाश्म तो समझते होंगे, जीवाश्म उन चीज़ों को बोला जाता है जो जीवों के अंश होते हैं। जैसे लाखों हजारों लाखों सालों पहले डायनासोर हुआ करते थे, आज वो नहीं है, तो उनके अंग विशेष मिलते हैं अवशेष के रूप में। उनके मरने के पश्चात उनकी हड्डियां, उनके शरीर की बनावट के हिसाब से जमीन में दबे रहते हैं। इस हिसाब से हमको क्या मिलता है, उनका अवशेष। उन्हीं अवशेषों को बोला जाता है जीवाश्म। तो हजारों लाखों सालों पहले क्या होते थे, डायनासोर होते थे। डायनासोर, अगर सबसे छोटे डायनासोर की बात करें तो 50 सेंटीमीटर का था। 50 सेंटीमीटर सबसे छोटा डायनासोर। और सबसे बड़े डायनासोर की बात करें तो वो 40 मीटर का, 40 मीटर, दो बड़े बड़े बसों के बराबर इतना। कुछ दो पैर वाले डायनासोर होते थे जो चल सकते थे, हमारे जैसे नहीं चल सकते थे। कुछ ऐसे डायनासोर होते थे जिनमें पैर तो होता था, पंख भी होता था, वो उड़ भी सकते थे। इतने विशालकाय होने के बाद भी वो चल सकते थे और वो उड़ सकते थे। कुछ डायनासोर ऐसे थे जो फूल पत्ती खाकर भी खुश रहते थे, लेकिन कुछ डायनासोर हरामी, जीव जंतु को मार के ही खाएंगे। तो कुछ मांसाहारी भी होते थे और कुछ शाकाहारी भी होते थे। तो डायनासोर चल भी सकते थे, उड़ भी सकते थे। सबसे छोटा 50 सेंटीमीटर का, सबसे बड़ा 40 मीटर का हो सकता था। कुछ शाकाहारी हो सकते थे, कुछ मांसाहारी हो सकते थे। ये तो बात हो गई डायनासोर की। कुछ फंजाई, कुछ कवक भी उस जमाने में हुए करते थे। उस जमाने के पेड़ बहुत लंबे लंबे, बहुत बड़े, बहुत चौड़े, बहुत ऊंची आकार के हुआ करते थे उस जमाने के, जब डायनासोर जीवित थे तब के पेड़ पौधे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। क्या आपको लगता है कि ऐसा कोई चीज होगा जो डायनासोर के जमाने में भी था और आज के भी जमाने में भी है? तो हाँ, ऐसा एक चीज है। गिंको नाम का एक पेड़ है, गिंको, याद रखना, मिल जाएगा आपको फोटो। गिंको नाम का एक पेड़ था जो डायनासोर के जमाने में भी था और आज भी उसकी प्रजाति है। वो देखो क्या हुआ था कि जब डायनासोर के ज़माने से चलता आ रहा था, डायनासोर विलुप्त हुए, अन्य प्रजातियां उत्पन्न हुई, बहुत सारी जनसंख्या उत्पन्न हुई। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने परमाणु बम से हमला किया था जापान में। तो पहली पनपने वाली जो जीव थी, जो पेड़ था, वो था गिंको। जापान में है, हिरोशिमा में। और वही एक ऐसा जापान का पौधा था, प्रजाति था, जो डायनासोर के ज़माने में भी था और परमाणु बम गिराने के बाद भी सबसे पहला पनपने वाला जीव वही था, गिंको, जो हिरोशिमा में है। डायनासोर को तो विलुप्त कर ही चुके हैं। तो डायनासोर के विलुप्त होने के बाद बहुत सारी जनसंख्या उत्पन्न हुई, मनुष्य उत्पन्न हुए, जीव जंतु उत्पन्न हुए, जानवर उत्पन्न हुए, घास फूस उत्पन्न हुए, पेड़ पौधे उत्पन्न हुए, सब बहुत सारी चीजें उत्पन्न हुई। अब क्या होता है कि जब कोई भी जनसंख्या आती है ना, तो जनसंख्या बढ़ती है तो कुछ चीजें घटती भी हैं। कुछ चीजें क्या होती हैं, घटती भी हैं। ऐसा नहीं कि सब चीज बढ़ता है पृथ्वी में। अगर एक चीज बढ़ा तो दूसरा चीज घटता भी है, प्रकृति का नियम है। तो क्या जीवों के विकास होने से, जनसंख्या में वृद्धि होने से किसी चीज की कमी होती है, किसी चीज पे कोई प्रभाव पड़ता है कि नहीं, ये समझने का कोशिश करते हैं। तो हाँ, बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लो कि जनसंख्या ज्यादा होगा, अब जनसंख्या ज्यादा होगा, पृथ्वी में जमीन तो लिमिटेड है ना। अब पृथ्वी में जमीन लिमिटेड है, जनसंख्या अगर हद से ज़्यादा हो जाए तो खाने की समस्या, रहने की समस्या, ये सबसे पहले आएंगे। तो देखते हैं क्या हो सकता है। मेरे साथ आपके सामने क्वेश्चन आएगा अभी, क्या मनुष्य की बढ़ती आबादी के कारण बाघों को कोई समस्या है? सोचो, हो सकता है क्या बाघों को समस्या? बाघ आज विलुप्त हो रहे हैं। बाघ की प्रजाति आज क्या हो रही है, विलुप्त हो रही है। क्यों विलुप्त हो रही है? क्योंकि जंगल कट रहे हैं। जंगल क्यों कट रहे हैं? क्योंकि मनुष्य की संख्या बढ़ रही है, उनको रहना चाहिए, उनको खाना चाहिए, उनको आराम व्यवस्था चाहिए। तो इन सब के लिए जंगलों को काटा जा रहा है। जंगल कटेंगे तो बाघ कहीं रह नहीं पाएंगे। अब बाघ नहीं रह पाएंगे तो बाघ विलुप्त होंगे, क्योंकि उनको भी जंगल से ही खाना पानी मिलेगा ना। अब जंगल से उनको खाना पानी मिलेगा नहीं तो वो मर जाएंगे, मरेंगे तो उनकी संख्या कम होगी। तो जनसंख्या अगर बढ़ा, मनुष्यों की संख्या अगर बढ़ी, तो बाघों की संख्या
कम होगी। एक सवाल और आता है, अगर किसी संख्या की, सिर्फ एक ही चीज की संख्या अगर बढ़ जाए, जनसंख्या अगर बढ़ जाए तो क्या प्रभाव होगा? देखो मान लेते हैं मनुष्य की, अगर मनुष्य की जनसंख्या बढ़ जाए तो सबसे पहला जो समस्या आएगा वो खाने को आएगा, दूसरा समस्या आएगा वो रहने को आएगा। ठीक है, आपके सामने मैं एक ग्राफ बना रहा हूं, खाने की समस्या से आपको सब समझ में आ जाएगा। जो नॉर्मल चलता है वो क्या चलता है, जो नॉर्मली चलता है ना, मान लेते हैं यहां पे समय दर्शाया जा रहा है, ये क्या है समय, और इधर क्या है खाद्य पदार्थ। ठीक है, खाद्य पदार्थ, तो समय और खाद्य पदार्थ के साथ एक ग्राफ होता है, ऐसा चलता है। ये स्ट्रेट लाइन है, सीधा है, जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, अगर नॉर्मली चलता है तो किसी एक की वृद्धि अचानक नहीं होती है, तो अगर सामान्य चलता है तब के लिए है ना, किसके लिए है, सामान्य चलता है तब। अगर सामान्य चलता है, समय बढ़ रहा है, खाद्य पदार्थ को यहाँ पे दर्शाया गया है, तो ये क्या होता है कि आगे चल के समस्याएं आएंगी। क्योंकि देखो अगर ये सीधा जाता, ऐसे करके कैसे जाता सीधा, तो समय बढ़ता, खाद्य पदार्थों में कोई कमी नहीं होती। ये कैसा है, ऊपर है, जनसंख्या कैसा है, ऊपर। अगर जनसंख्या बढ़ेगा तो खाद्य पदार्थों में, देखो यहाँ नॉर्मल है, यहाँ अगर इतना ही रहता तो नॉर्मल होता, लेकिन कहाँ हो रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ रहा है इसका मतलब ये होगा कि खाद्य पदार्थ में कमी होगी। जैसे जैसे समय आगे जाते जाएगा वैसे वैसे खाद्य पदार्थ में कमी होती जाएगी। ये सामान्य है, अगर किसी चीज की अचानक से वृद्धि नहीं हुई है तब के लिए। अब देखते हैं कि अचानक से जनसंख्या बढ़ जाए, अचानक से जनसंख्या क्या हो जाए, बढ़ जाए, बूम दने। अब देखना, अचानक से जनसंख्या बढ़ेगा तो क्या होगा, ऐसे होगा। यहाँ पे समय है, समय बढ़ रहा है, यहाँ पे खाद्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थ। इन दोनों ग्राफों से क्या पता चल रहा है, यहाँ पे ये ग्राफ स्ट्रेट है, मतलब समय बढ़ते जाएगा, खाद्य पदार्थों में कमी तो आएगी लेकिन धीरे धीरे आएगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, समय बढ़ रहा है, खाद्य पदार्थों में कमी अचानक से आ गई। खाद्य पदार्थों में कमी कहाँ आ गई, अचानक से। तो अगर किसी जीव की जनसंख्या अचानक बढ़ जाती है, किसी जीव की जनसंख्या अगर अचानक बढ़ जाती है तो खाद्य पदार्थों में कमी तुरंत आ जाएगी। ठीक है, खाद्य पदार्थों में कमी क्या हो जाएगी, तुरंत आ जाएगी। तो जीवों के विकास में अगर कोई जीव विकास करता है तो उसके दुष्परिणाम भी होते हैं, परिणाम के साथ साथ क्या होते हैं, दुष्परिणाम होते हैं। खाने की समस्या आना, रहने में भी समस्या आएगा, क्योंकि देखो आज घर है सबके पास, कुछ खाली जमीन है जिसमें खेती वेती भी करते हैं। अगर जनसंख्या बढ़ा तो उन खेतों में घर बनाया जाएगा, उन खाली जगहों पे क्या बनाया जाएगा, रहने के लिए घर। अब जब रहने के लिए घर बनाएंगे तो सब्जी साग कहाँ उगाएंगे, धान चावल कहाँ उगाएंगे, या वो इनके अलावा खाने की चीजें कहाँ उगेंगी, कहीं उगेंगी क्या, नहीं उग सकती हैं, नहीं उगेंगी। तो जनसंख्या का जब वृद्धि होगा, जनसंख्या का वृद्धि होगा तो प्रभाव तो पड़ेगा। इस अध्याय में आगे चलते चलते अब देख लेते हैं विविधता, कि भाई क्या होता है विविधता। देखो बहुत सारे जीव जो एक ही होते हैं लेकिन एक जैसे दिखते नहीं है। जैसे मैं एक मनुष्य हूँ, मेरे बगल में अगर कोई और मनुष्य भी होगा तो वो उसके अंग दो, हाथ दो होंगे, सिर होगा, पैर होंगे, हाथ होंगे, सब होंगे, लेकिन वो मेरे जैसा सेम टू सेम दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। तो इसी को बोला जाता है विविधता, कि बहुत सारे जीव हैं, बहुत सारे क्या हैं, जीव हैं जो अलग अलग लक्षणों वाले होते हैं। दिखने में एक जैसे दिखेंगे लेकिन उनकी बनावट कैसी होगी, थोड़ी अलग अलग होगी। मनुष्यों में कोई मनुष्य एक जैसा नहीं दिखता। भारत में 140 करोड़ की जनसंख्या है, किसी का शक्ल एक दूसरे से नहीं मिलता। ऐसे पूरे दुनिया में बहुत मनुष्य हैं, किसी का भी शक्ल एक दूसरे से नहीं मिलता, चाइनीज को छोड़ के। तो किसी को भी तो शक्ल एक दूसरे से नहीं मिलता, हैं एक दूसरे के जैसे ही लेकिन एक दूसरे के जैसे दिखते नहीं हैं, वही हैं लेकिन वही नहीं है। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है विविधता। अब विविधता, इससे रिलेटेड आपके सामने कुछ क्वेश्चन भी आते हैं, तो वो भी देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन हो सकते हैं इससे रिलेटेड। तो विविधता में जो पहला चीज आता है वो होता है समजात अंग या समजात लक्षण। ऐसे लक्षण या ऐसे अंग जो
उत्पन्न समान चीजों से हुए हैं। उत्पन्न कैसे हैं? समान हैं, जिनकी संरचना और बनावट समान है। ध्यान रखना, समजात अंग उस अंग को कहते हैं या उस समजात लक्षण उस लक्षण को कहते हैं जिनकी बनावट संरचना समान होती है, लेकिन उसके कार्य अलग अलग होते हैं। उसके कार्य कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। बनावट संरचना कैसा होगा? समान होगा। उसके कार्य कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ। कुत्ते का हाथ, मतलब कुत्ते का आगे का पैर, दो होते हैं, कुत्ते के आगे के दो पैर और मनुष्य के हाथ, दोनों की बनावट सेम होती है। हड्डी होते हैं, उंगलियां होती हैं, चमड़ी होती है। कुत्तों में भी दो हड्डियां होती हैं, उंगली की समान संरचना होती है। दोनों के कार्य अलग अलग हैं। दोनों के कार्य क्या हैं? अलग अलग हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? समजात अंग या समजात लक्षण। उदाहरण के रूप में ध्यान रखना, मनुष्य के हाथ और कुत्ते के आगे के पैर, इनको क्या बोला जाएगा? समजात अंग। क्यों? क्योंकि इनकी रचना और बनावट एक समान है, लेकिन इसके कार्य अलग अलग हैं। घोड़े के आगे के पैर, चमगादड़ के पंख, ये सब भी किसके एग्जाम्पल हैं? समजात अंग के एग्जाम्पल हैं। तो याद रखना इन चीजों को, समजात अंग। समजात अंग के बाद दूसरे बाद पढ़ते हैं समवृत्त अंग। अब देखो, समजात अंग में क्या था? बनावट सेम था, कार्यविधि या काम अलग अलग था। समवृत्त अंग में अपोजिट हो जाता है, उल्टा हो जाता है। बनावट अलग अलग होगा, लेकिन कार्य दोनों के क्या होंगे? सेम होंगे। मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ। तितली के पंख और किसी भी चमगादड़ के पंख, तितली के पंख और एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं चमगादड़ के पंख। दोनों में आपको देखने को क्या मिलेगा? दोनों का काम समान है, उड़ना। दोनों का काम क्या है? उड़ना। तितली भी अपने पंखों से उड़ती है, चमगादड़ भी अपने पंखों से उड़ता है, लेकिन इनकी बनावट अलग अलग है। चमगादड़ के पंखों में हड्डियां पाई जाती हैं, तितली के पंखों में हड्डियां नहीं पाई जाती। इसका मतलब क्या है? इनकी बनावट अलग अलग, इनकी बनावट अलग अलग है, लेकिन काम दोनों का सेम है, उड़ना। ठीक है, तो इनको क्या बोला जाएगा? समवृत्त अंग। ऐसे अंग जिनकी बनावट अलग अलग होती है, लेकिन जिनका काम समान होता है, उन अंगों को क्या बोला जाता है? समवृत्त अंग। अब तीसरा क्या आता है? अवशेषी अंग। अवशेषी अंग उनको बोला जाता है जो पहले थे अब नहीं है। अवशेष, पहले थे लेकिन अब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मनुष्य का जब विकास हो रहा था, बंदर से मनुष्य बन रहे थे, तो पूंछ था, अब पूंछ नहीं है। तो पहले था, अब नहीं है। इसको क्या बोला जाएगा? अवशेषी अंग। हमारे शरीर के अंदर पहले क्या हुआ करता था? वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स हुआ करता था। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स अब नहीं होता है। बड़ी आंत के पास पाया जाता था, अब नहीं पाया जाता है। तो पहले था लेकिन अब नहीं है, इसको क्या बोला जाएगा? अवशेषी अंग। उदाहरण तो मैं बता ही दूंगा। पूंछ पहले पाया जाता था, जब विकास हो रहा था बंदरों से मनुष्य में, तो पहले पाया गया, लेकिन अब नहीं पाया गया, तो इसको क्या बोला जाएगा? अवशेषी अंग। ठीक है, तो तीन प्रकार के लक्षण या तीन प्रकार के अंग हुए। सबसे पहले समजात, बनावट सेम, कार्य अलग अलग, समजात अंग। दूसरा था समवृत्त अंग, बनावट अलग अलग, काम एक। तीसरा है अवशेषी अंग, इसमें क्या होता था? पहले था, अब नहीं है, इसको क्या बोला जाएगा? अवशेषी अंग। तो तीन प्रकार के अंग हो गए या तीन प्रकार के लक्षण हो गए। ये विविधता यहाँ पे हो जाता है समाप्त। अभी तक हम लोग क्या मान के चल रहे हैं कि जो डायनासोर थे वो विलुप्त हो चुके थे। मैं आपको एक कहानी बता रहा हूँ, 1938 के लगभग की बात है। अफ्रीकी तटों में, अफ्रीकी समुद्री तटों में मछुआरे मछली मारने जा रहे थे। अब मछली मारने गए, उनका भी मानना था कि जो डायनासोर काल के जीव थे वो विलुप्त हो चुके थे। वो सारे के सारे क्या होते? बड़े जीव विलुप्त हो चुके थे। लेकिन उन्होंने एक ऐसा जीव पाया जो दिखने में मछली के समान था और उभयचर के समान था। मछली के भी समान था, उभयचर के भी समान था। देखने में कैसा लगता था? मछली। नाम था उसका सीलकेंत, बाद में नाम लिया गया सीलकेंत। अब उनका मानना यह था कि इस मछली का विकास तो रुक चुका है, इस मछली का विकास रुक चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखो, जो जिसकी डेथ हो जाती है उसमें विकास नहीं होता।
जिसकी डेथ हो जाती है उसमें क्या हो जाता है, विकास नहीं होता। तो इस मछली को, ये मछली जिंदा थी लेकिन इसमें विकास नहीं हो रहा था। ये मछली कैसी थी, जिंदा तो थी, सीलकेंथ जो मछली थी, फोटो आपको मिल जाएगा, जो सीलकेंथ मछली था वो जिंदा था लेकिन उसमें विकास नहीं हो रहा था। तो ऐसों को उन लोगों ने क्या बोलना शुरू कर दिया, कुछ समय तक तो वो लोग बोले कि जीवित जीवाश्म, जिंदा जीवाश्म है, लेकिन जीवाश्म तो मरने के बाद बनता है, जिंदा जिंदा तो बनता नहीं है। तो उनका मानना था कि ये जीवित जीवाश्म है, लेकिन ऐसा किसी चीज को कहना भी ठीक नहीं है, जो जीवित है वो जीवाश्म कैसे हो सकता है, और जो जीवाश्म है उसी में विकास नहीं होता, और मछली में भी विकास नहीं हो रहा था। तो वो मछुआरे क्या मान के चल रहे थे कि ये जीवित जीवाश्म है, लेकिन बाद में इसको रिजेक्ट कर दिया गया, कोई जीवित जीवाश्म नहीं हो सकता। तो एक मछली सीलकेंथ जो आदि काल में भी थी, उसमें विकास नहीं हो रहा था, मछुआरों को मिला तो उन्होंने ये समझा कि ये जीवित जीवाश्म है, क्योंकि इसमें विकास तो नहीं हो रहा था। तो ये है बीच में एक सीलकेंथ की कहानी। तो यहाँ पे मछलियों में विकास नहीं हुआ, ये उभयचर के समान भी दिखते थे और मछली के समान भी दिखते थे। अब हमारे सामने एक बढ़िया सा टॉपिक आ गया, चयन और विकास। चयन और विकास। चयन क्या होता है? चयन का मतलब होता है चुनना, किसी चीज को सेलेक्ट करना, ये क्या कहलाता है, चयन। और विकास क्या कहलाता है, मतलब चयन के द्वारा होने वाली अच्छी चीजों को क्या बोला जाएगा, विकास। ठीक है, तो पढ़ते हैं चयन और विकास। चयन मतलब मैं आपको बता ही चुका हूं, चुनना। चयन का मतलब क्या होता है, चुनना। अब चयन दो प्रकार के होते हैं, एक तो हो जाएगा कृत्रिम चयन और एक हो जाएगा प्राकृतिक चयन। सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्राकृतिक चयन को। देखो क्या होता है कि प्रकृति में जितनी भी चीजों का विकास होता है जिसको हम अपने मर्जी अनुसार नहीं करते हैं, वो क्या कहलाता है, प्राकृतिक चयन कहलाता है। जिनको हम अपने मर्जी के अनुसार से नहीं करते उसको क्या कहते हैं, प्राकृतिक चयन। उदाहरण के रूप में पहले आम बड़े बड़े हुआ करते थे, अब आम थोड़े छोटे छोटे होते हैं। पहले फसलों की पैदावार ज़्यादा नहीं होती थी, आज फसलों की पैदावार ज़्यादा होती है। फूलों में भी विविधता पाई जाती है, पहले के पेड़ बहुत बड़े बड़े होते थे, आज के पेड़ बहुत नहीं लेकिन पहले की तुलना में छोटे छोटे होते हैं। तो इस सब को सेलेक्ट कौन किया, ये सब प्राकृतिक रूप से हुए। ये सब किस रूप से हुए, प्राकृतिक रूप से। तो इन सब चीज़ों को क्या बोला जाएगा, प्राकृतिक चयन। जैसे कि मान लो मेरे यहाँ एक फूल है और किसी दूसरे गांव में कुछ फूल फूल रहे हैं, एक बार बहुत हवा आया या बाढ़ आ गया, पानी आ गया, फूल बहा के दूसरी जगह चला गया, तो वो दूसरी जगह जाके उगेगा तो वहाँ की जलवायु के अनुसार से उगेगा, तो उसमें थोड़ी सी चेंजेस आ जाएंगे, उसमें थोड़ी सी क्या आ जाएंगी, चेंजेस। तो क्या ये हमारी मर्जी से हुआ, नहीं हुआ ना। तो इसको बोला जाता है प्राकृतिक चयन। जो चयन प्रकृति के द्वारा होता है उसको क्या बोला जाएगा, प्राकृतिक चयन। जो चयन हमारी मर्जी से होगा उसको बोलेंगे कृत्रिम चयन या मानव निर्मित चयन। फॉर एग्जाम्पल देखो पहले की तुलना में धान आज ज़्यादा हो रहा है, गेहूं ज़्यादा हो रहा है, हर खाने की सामग्री आज अच्छी आ रही है। तो यहाँ पे क्या है, पहले एक टमाटर में 5-10 टमाटर फलते थे, आज एक टमाटर में 5 किलो टमाटर फल जाते हैं। एक पौधे से 5 किलो टमाटर निकल जाते हैं, पहले इतना नहीं निकलते थे। ये क्यों, मनुष्यों ने शोध किया, हाइब्रिडाइजेशन, संकरण कराया और नई किस्मों का चयन किया। तो इनको बोला जाता है कृत्रिम चयन। मनुष्य के द्वारा जो चयन होता है उसको क्या बोला जाएगा, कृत्रिम चयन। प्रकृति के द्वारा जो चयन होता है उसको क्या बोला जाएगा, प्राकृतिक चयन। पहले सिर्फ टमाटर के पौधे से टमाटर ही फलता था, ठीक है, टमाटर के पौधे से क्या होता था, सिर्फ टमाटर ही फलता था। तो ये क्यों, प्राकृतिक चयन के कारण। लेकिन आज टमाटर के पौधे में या भंटा के पौधे में, भंटा मतलब बैगन के पौधे में आज टमाटर फल जा रहा है, काट के जोड़ देते हैं तनों, ठीक है, ग्राफ्टिंग कर देते हैं, तो क्या बन जाता है, बैगन के पौधों में टमाटर फल जाता है। तो ये कौन सा चयन कहलाएगा, ये कहलाएगा कृत्रिम चयन। ठीक है, प्राकृतिक चयन और कृत्रिम चयन। इससे विकास भी हुआ। विकास मतलब कह लें तो फसलों के पैदावार में वृद्धि हुई। पैदावार में क्या हो गई, वृद्धि। पहले कम मिलते थे पैदावार, आज पैदावार ज्यादा मिलते हैं। अभी पृथ्वी काफी विकसित हो चुकी है, काफी बहुत ज्यादा क्या हो चुकी है, विकसित हो चुकी है। तो विकसित हुई है तो इसका किसी न किसी ने तो सिद्धांत दिया होगा। तो अब इन सारी चीजों को
आगे क्रम से बढ़ते बढ़ते अब पढ़ लेते हैं विकासवाद का सिद्धांत। जीवों के विकास के सिद्धांत दिया कितने था? डार्विन और बीगल सफर में निकले थे। जीवों के जीवाश्मों को अध्ययन करते करते बहुत सारे द्वीप, महाद्वीप, समुद्र तट, पर्वत, पहाड़, झाड़ी, झरना सब जगह गए और उन्होंने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। जीवों के विकास से रिलेटेड एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे क्या बोलते हैं? विकासवाद की सिद्धांत। 4-5 पॉइंट होता है इसमें, तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि इसके 4-5 पॉइंट हैं क्या क्या। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, इसके बाद क्लियर करते जाएंगे। पहला पॉइंट क्या होता है? चाक में स्याही खत्म हो गया। फिर दूसरा पॉइंट क्या होता है? फिर तीसरा पॉइंट क्या होता है? फिर चौथा पॉइंट क्या होता है? इसके बाद लास्ट में 5वां पॉइंट क्या होता है? एक एक पॉइंट को क्लियर करते जाएंगे, काटते जाएंगे। विकासवाद का पहला सिद्धांत, जीवों में विविधता पाई जाती है। पहला जो पॉइंट था वो क्या डिनोट करता था? कि जीवों में विविधता पाई जाती है। अब बोलोगे विविधता का क्या मतलब होता है? तो मैं अभी ही बताया हूँ। विविधता मतलब होता है कि एक बहुत सारे जीव, एक ही जैसे बहुत सारे जीव, लेकिन दिखने में अलग अलग होंगे, लक्षण सेम होंगे, दिखने में क्या होंगे? अलग अलग होंगे। तो इसको क्या बोला जाएगा? विविधता। तो विकासवाद के पहले सिद्धांत में जो मिला डार्विन को वो क्या था? कि जीवों में विविधता पाई जाती है। तो विकासवाद का पहला सिद्धांत क्या था? जीवों में विविधता। विकासवाद का जो दूसरा सिद्धांत था वो था कि जो नई प्रजातियां उत्पन्न हुई हैं उनकी उत्पत्ति पुरानी जातियों से हुई है। उनकी उत्पत्ति कहाँ हुई है? उन्हीं की पुरानी जाति से, अर्थात पूर्वजों से हुई है। तो नए जीव जो आए हैं, जो नई जातियां आई हैं, जो क्या आई हैं? नई जातियां, वो कहाँ से आई हैं? पुरानी जातियों से आई हैं। ठीक है, कहाँ से आई हैं? पुरानी जाति से। जो नई जातियां आई हैं वो कहाँ से आई हैं? पुरानी जाति से। पहला पॉइंट, जीवों में विविधता होता है। दूसरा पॉइंट, जो नई जातियां आई हैं वो पुरानी, उसी पूर्वज वाली जाति से आई है। विकासवाद का जो तीसरा सिद्धांत है वो यह है कि जीवों का विकास उनके ही पूर्वज से हुआ है। जीवों की विकास या जीवों की उत्पत्ति उनके ही पूर्वज से होती है। तो जो तीसरा पॉइंट था वो था जीव कहाँ से आए हैं? जीव आए हैं अपने ही पूर्वज से। जीव कहाँ से आए हैं? अपने ही पूर्वज से आए हैं। तो जिन जीवों को आज हम देखते हैं, या मान लो कि मैं, तो मेरा विकास कहाँ से हुआ है? मेरे पूर्वजों से हुआ है। मेरा विकास कहाँ से हुआ है? मेरे पूर्वजों से। तो विकासवाद की ये भी एक क्या है? तथ्य है, ये भी एक बिंदु है कि जीवों का विकास उसके ही पूर्वजों से हुई है। विकासवाद की जो चौथी लाइन है, चौथी पॉइंट है, वो ये है कि प्रत्येक जीव का में अनुवांशिक लक्षण पाया जाता है। प्रत्येक जीव में क्या पाया जाता है? अनुवांशिक लक्षण। मतलब वो जहाँ से उत्पन्न हो रहा है उसमें पैदा करने वाले के लक्षण होंगे। जैसे मेरे में मेरे मम्मी पापा के लक्षण हैं, या किसी भी जानवर में भी उसके मम्मी पापा के लक्षण होते हैं। तो जो जीवों का भी जो विकास होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं तो अनुवांशिक लक्षण भी ट्रांसफर होते हैं। अनुवांशिक लक्षण भी क्या होंगे? ट्रांसफर होंगे। मान लो अगर बैल लाल कलर का है, गाय भी लाल कलर की है, तो उनके शारीरिक क्रिया द्वारा जो बछड़ा होगा वो भी लाल कलर का ही होगा। क्यों? क्योंकि उनके लक्षण अगली पीढ़ी में जाते हैं। तो विकासवाद का जो चौथा सिद्धांत था वो क्या था? कि जीवों के विकास में अनुवांशिक लक्षण ट्रांसफर होते हैं। अनुवांशिक लक्षण क्या होंगे? ट्रांसफर होंगे। जो लक्षण मम्मी पापा में होंगे वही लक्षण बच्चों में जाएंगे। तो विकासवाद का जो चौथा पॉइंट था वो क्या था? अनुवांशिक लक्षण से रिलेटेड। जीवों का विकास अनुवांशिक लक्षणों के द्वारा होता है। जो डीएनए या जो अनुवांशिक गुण मम्मी पापा में होंगे वही आगे संतानों, आगे संतति तक जाएंगे। और जो चौथा के बाद जो 5वां पॉइंट है, विकास के बाद का जो 5वां पॉइंट है वो है बदलाव का। कि जीवों में बदलाव होते रहता है, उनके अनुकूलन में बदलाव होता है, जिससे जीवों का विकास होता है। उनके रहन सहन में क्या होगा? बदलाव होंगे। उनके रहन सहन में क्या होगा? बदलाव। तो नए जीव उत्पन्न हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? नए जीव उत्पन्न हो जाएंगे। तो विकासवाद के 5 पॉइंट थे। सबसे पहले पॉइंट
क्या बताया गया? विविधता। सबसे पहले पॉइंट में क्या दिखा हमको? विविधता। क्योंकि जीवों में क्या होता है? विविधता होता है। बहुत सारे जीव एक समान होते हैं, विकास के द्वारा बने होते हैं, लेकिन अलग अलग दिखते हैं, उन सबको क्या बोला जाएगा? विविधता। विविधता के बाद जो दूसरा पॉइंट आया वो क्या था? कि नई जातियां। जीवों की जातियां होती हैं, जैसे मैं मनुष्य जाति का हूँ, हालांकि ये जाति नहीं, आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। मैं मनुष्य जाति से हूँ, तो मेरे जो जातियां होंगी वो पुरानी जाति से आई होंगी। कहाँ से आई होंगी? पुरानी जाति से। तो दूसरा पॉइंट है कि नए जातियों के जीव अपनी पुरानी जातियों से उत्पन्न होते हैं। तीसरा था कि प्रत्येक जीव अपने पूर्वजों से उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक जीव कहाँ से उत्पन्न होंगे? अपने पूर्वजों से उत्पन्न होंगे। जो चौथा पॉइंट था वो अनुवांशिक लक्षण से रिलेटेड था कि प्रत्येक जीव के अनुवांशिक गुण उसके माता पिता के गुणों से मैच करते हैं। इसके बाद लास्ट में क्या था? बदलाव। जीवों के शारीरिक हो चाहे मानसिक हो चाहे किसी भी चीजों में हो, थोड़ा सा बदलाव आता ही है। तो थोड़ा सा बदलाव आया, यही तो विकास है। यही क्या है? विकास। तो बदलाव होता है, उसमें क्या होता है? विकास। तो ये क्या था? जीवों का विकासवाद। जीवों का विकासवाद 5 पॉइंट था, 5 पॉइंट हो गया समाप्त। ये करना है आपको याद, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है। ठीक है। अब जीवों के विकास के बाद, मतलब विकासवाद के सिद्धांत के बाद अब पढ़ते हैं अनुकूलन। क्या पढ़ेंगे? अनुकूलन। अनुकूलन मतलब क्या होता है? देखो, किसी भी परिस्थिति में ढल जाना क्या कहलाता है? अनुकूलन। किसी भी परिस्थिति में ढल जाना ये कहलाता है अनुकूलन। मैं आपको समझाता हूँ ना, हमारे दैनिक जीवन से रिलेटेड चीज़ों में। गर्मी आता है, हम गर्मी में भी जिंदा रहते हैं। गर्मी के बाद ठंडी आता है, मतलब ठंडी नहीं, गर्मी के बाद बरसात आता है, हम बरसात में भी अपने आप को ढाल लेते हैं। इसके बाद आता है ठंडी, ठंडी में भी हम अपने आप को ढाल लेते हैं। ये घटना कहलाता है अनुकूलन। वातावरण और परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेना और विकास करना, यही कहलाता है अनुकूलन। अब अनुकूलन से ना बहुत सारी नई चीज़ों का विकास भी होता है। अनुकूलन से बहुत सारी नई चीज़ों का विकास भी होता है। पेड़ पौधों में अनुकूलन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। पेड़ पौधे हर परिस्थिति में उग सकते हैं, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी भी आ जाती हैं जिनमें ये नहीं उग पाते। जैसे बर्फ, हमारे यहाँ जो जीव पाए जाते हैं, हमारे यहाँ जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वो बर्फ वाले इलाके में नहीं पाए जाते, वो समुद्री इलाकों में नहीं पाए जाते। तो यहाँ पे अनुकूलन का महत्व ये होता है कि किसी भी परिस्थिति में किसी भी परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना क्या कहलाता है? अनुकूलन। जैसे कानी मछली, कानी मछली आप लोग नाम सुने होंगे, नहीं भी सुने होंगे तो यहाँ पे फोटो मिल जाएगा कानी मछली का। कानी मछली एक ऐसी प्रजाति है जो अंधेरे में भी, गुफाओं में भी जिंदा रह सकती है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जो मछलियाँ नहीं, सिर्फ कानी मछली की बात करें तो उसकी जो पहली प्रजाति थी वो रोशनी वाले इलाकों में रह सकती थी। ऐसे पानी में रहती थी जहाँ पे रोशनी आता था आंखों को दिखाई देने के लिए। लेकिन जब वो गुफाओं में कैद हो गई, जब वो क्या हो गई? गुफाओं में कैद हो गई। जब गुफाओं में कैद हुई तो उनकी जो प्रजातियां उत्पन्न हुई वो अंधेरे में भी जीवन यापन करने में सक्षम हुई। अंधेरे में भी जीवन यापन करने में क्या हो गई? सक्षम हो गई। तो इसी को बोला जाता है अनुकूलन। जो कानी मछली जो रोशनी वाले पानी में रहती थी, लेकिन गुफाओं में फंसने के बाद, गुफाओं में कैद होने के बाद अब जीवन यापन तो करना है, जीवन यापन करना है, अंधेरे में भी रहने का वो आदत डाली तो वो अपनी प्रजाति बढ़ाई, फिर वहां भी जाकर के अपनी प्रजाति बढ़ाई। तो इस घटना को क्या बोला जाएगा? अनुकूलन। हमारे में भी होता है, ठंडी में भी हम जिंदा रह सकते हैं, ठंडी के बाद गर्मी आता है उसमें भी जिंदा रहते हैं। तो ये हमारे अंदर भी क्या है? अनुकूलन। हमारे अंदर भी क्या है? ये अनुकूलन। तो अनुकूलन आपको समझ में आया होगा। अनुकूलन के बाद अब पढ़ते हैं प्रजातिकरण। ठीक है, प्रजातिकरण। प्रजातिकरण को समझने से पहले प्रजाति को या जैविक प्रजाति को समझना पड़ेगा। जैविक प्रजाति क्या होते हैं? देखो, जैविक प्रजाति उनको कहते हैं, या जीवों के उन समूह को कहते हैं जो आपस में लैंगिक प्रजनन कर सके, उसे क्या कहते हैं? जैविक प्रजाति।
और इस घटना को बोला जाता है प्रजातिकरण। इस पूरे सिस्टम को क्या बोला जाएगा? प्रजातिकरण। जैसे मनुष्य की एक प्रजाति है, मनुष्य दूसरे मनुष्य से लैंगिक प्रजनन कर सकता है, मतलब एक लड़का एक लड़की से जैविक या लैंगिक प्रजनन कर सकता है। इसको क्या बोलते हैं? जैविक प्रजाति। तो इसको मनुष्य की प्रजाति बोल देंगे। जानवरों में भी होता है, ठीक है, लैंगिक प्रजनन। कुछ पौधों, पेड़ पौधों में भी होता है लैंगिक प्रजनन। तो ये सब के सब क्या कहलाएंगे? उनकी प्रजाति। पौधों की प्रजाति, आम की प्रजाति, नीम की प्रजाति, गायों मतलब जानवरों की प्रजाति, बकरियों की प्रजाति, मनुष्यों की प्रजाति, सब के सब क्या कहलाएंगे? जैविक प्रजाति। तो ऐसे करते करते ये चैप्टर हो गया है समाप्त।